Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter chemical bonding, class 11 NCERT chemistry। और ये है पार्ट 1 का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम इससे पहले और भी वीडियोस देख चुके हैं, कर चुके हैं कंप्लीट। तो जो पुराने वीडियोस हैं, पुरानी जो क्लासेस हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर से मैं अगेन एक ही बात रीटरेट करूंगा कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शान है, आन है, बान है, आन बान शान। ठीक है, तो चलिए बातें तो होती रहेगी और भी अच्छी अच्छी। आज हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंगल। ओके, सो लेट्स बिगिन। बॉन्ड एंगल, पहली बात बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड क्या होता है, लेकिन अब ये बॉन्ड एंगल क्या बला होती है इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, कोई भी जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, उस फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड का फॉर्मेशन किस में होगा, इलेक्ट्रॉन्स में होगा। इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। अब कोई भी जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन का जो घर होता है, द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में दरअसल होता क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वाटर के मॉलिक्यूल की, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये ऑक्सीजन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस ऑक्सीजन का एक यहाँ पर बॉन्ड होगा, ऐसा ऑर्बिटल होगा, ऐसा ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल यहाँ पर ऐसा होगा, और ऐसा ही इस ऑक्सीजन का भी यहाँ पर बॉन्ड होगा, वो ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच का जो ये एंगल दिख रहा है आपको, दिस एंगल इज कॉल्ड, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्या कि जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल कैसे मेजर करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। कैसे मेजर करते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस लेवल पे आपको कैसे मेजर करना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका यूनिट क्या होता है, सो दैट इज़ डिग्री। अब अगर हम स्पेसिफिकली की वाटर की ही बात करें तो कि भाई वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा वाटर में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। ठीक है, ये कैसे पता चला हमें, ये हमें पता चला एक केमिस्ट्री की ब्रांच जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो उनके सेंट्रल एटम्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड जो अदर एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है उसको हम थियोरेटिकली पता नहीं कर सकते, हम किसी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यस इसमें इतना बॉन्ड एंगल होगा। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इससे हमें ये पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो आपका सेंट्रल एटम है, मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे अरेंज किए हुए हैं, how the orbitals are arranged around the central atom in a molecule or a complex ion,
ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मॉलिक्यूल ही लें, हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स आयन की भी बात करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हम बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड एंगल से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, क्या यूज़ है हमारे लिए बॉन्ड एंगल का। तो द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ बॉन्ड एंगल इज शेप डिटर्मिनेशन। विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंगल, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंगल हम क्या करते हैं, शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो इसकी जो शेप है वो वी शेप लग रही है। किस टाइप की शेप लग रही है, इसको हम वी शेप बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है इसको आप बेंट भी बोल सकते हैं, झुकी हुई, या बेंट का मतलब मुड़ी हुई। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही कि जहाँ पर भी आपको एंथैल्पी वर्ड मिल जाता है, एंथैल्पी का वर्ड होता है सिंपली मीनिंग। ठीक है, सिंपली मीनिंग। अब देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। पीछे क्यों, क्योंकि हमें पहले बॉन्ड के बारे में पढ़ना होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम जो स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अदर देन नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स। जैसे मैं बोलूँ नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स, तो आपको ग्रुप नंबर 0 याद आ ही जाना चाहिए। मैं याद आऊँ या ना हूँ आपको, लेकिन ग्रुप नंबर 0 जरूर याद आना जाना चाहिए। और ग्रुप नंबर 0 के जो मेंबर्स हैं वो भी तुरंत आपको एक ऑर्डर में याद आने चाहिए। हे ने आर्गर कर को 0 रन पर, ऐसा ही कुछ एक ट्रिक बनाया हुआ है। हे ने आर्गर को, आर्गर क्या है भाई, एक बार की बात है, इंडिया की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। ठीक है, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी टेस्ट मैच खेलने के लिए, टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। तो वहाँ पर एक बॉलर था हे ने। ठीक है, हमारा एक इंडिया का एक बॉलर था आर्गरकर। ठीक है, तो आर्गरकर एक बॉलर था, आगरकर जिसको हम बोलते हैं, अजीत आगरकर। तो बड़ा खतरनाक बॉलर है वैसे तो, लेकिन बैटिंग के मामले में भी खतरनाक है, बस रिवर्स गियर में है। लेकिन तो उस सीरीज में शायद 5 या 6 बार 0 पे, डक बोलते हैं जिसको हम, 0 पे आउट हुए थे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। ऐसे मैंने ट्रिक बना ली कि है ने आर्गरकर को 0 रन पर आउट किया। ठीक है, ऐसे करके। तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो आपके नोबल गैसेस के हैं। अब आपको नोबल गैसेस के नाम और उनके सिंबल्स ही याद नहीं रखने हैं, एट द सेम टाइम आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। आप चाहो तो इसको अच्छे से रट लीजिए। ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए टेबल है। क्या है ये, एक प्रकार का टेबल है जो आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना है। एक ऐसा टेबल जो आपको याद रखना है। याद नहीं रहे तो आपको तरीका देता हूँ। 2 है, उसमें 8 ऐड करते हैं पहली बार में, फिर एक और 8 ऐड करते हैं, फिर इसमें 18 ऐड करते हैं, फिर उसमें 18 ऐड करते हैं। ठीक है, यानी हम ऐड क्या कर रहे हैं, 8 8 18 32, बस ये याद रखना है। इतना ये तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये तो कंफर्म है। हीलियम का अगर आपको याद है तो उसके बाकी जो नीचे वाले हैं उनका आप ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक नंबर, इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। ठीक है, इनकी हेल्प से आप इजीली पता कर लेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल की, हम बात कर रहे थे बॉन्ड की, कि कोई एटम जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करेगा। तो देखिए बात होती है स्टेबिलिटी की। अगर किसी एटम का स्टेबिलिटी नहीं है, एटम अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर, आइदर बाय डोनेटिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक तो ये तरीका है उसके पास, या अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, या दूसरे वर्ड्स में बोले तो अगर उसकी औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने या देने की, तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का बिजनेस करेगा। ठीक है, किसी और एटम के साथ में। अब ये जो और एटम है वो उसका भाई भी हो सकता है, और वो उसका कोई पड़ोसी अड़ोसी भी हो सकता है, आसे पासे भी हो सकता है। ठीक है, तो
बॉन्ड बनाएगा, और जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। नेचर का रूल है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपकी एनर्जी जो है वो कम हो जानी चाहिए, आपकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते रहते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं। वो एक जगह पे आप उनको बोलो कि बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे, स्टेबल नहीं होंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। लेकिन अब आप बात करते हैं एक बूढ़े आदमी की, ओल्ड मैन, बोल दो कि आपको खेलने के लिए चलना है, क्रिकेट खेलेंगे, नहीं बेटा, हमारे बस की बात नहीं है। उनका एनर्जी का लेवल क्या हो गया है? डाउन हो गया है। एनर्जी का लेवल डाउन, तो अब उनमें स्टेबिलिटी आ गई है। अब वो उनको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? एक जगह बैठे रहना ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनका मूवमेंट खत्म हो गया, बंद हो गया है, कम हो गया है। ओके, तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हमें तो बात करनी है बॉन्ड एंथैल्पी की। अब ये क्या होता है? तो किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे ये एक बॉन्ड है, दो एटम है ए एंड ए, और इन दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनाया हुआ है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो एनर्जी है वो आप एक एटम को या एक मॉलिक्यूल को तो दे नहीं सकते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना या उसको पकड़ के रखना और फिर उसको एनर्जी देना इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, फिर क्या करें? तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल ही हो और ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड ही हो, ये आयन भी हो सकता है। यानी कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ कंपाउंड या 1 मोल ऑफ आयन जो है, उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की क्वांटिटी जो होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। एंड दैट amount of energy is measured in this unit, that is called किलोजूल पर मोल। तो आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट होगा किलोजूल पर मोल। आपकी बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है, और उस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में। बताया गया है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। चलिए, वाटर के मॉलिक्यूल के पहले एक बार आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। ये है आपका हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद में अब हमें चाहिए कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी। तो प्रैक्टिकली जब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी को फाइंड आउट किया गया तो ये 4.358 किलो जूल पर मोल मिला। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब ऐसा होता है तो होता क्या है? हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे? आपको गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर क्या है? एनर्जी मिलेगी या देंगे नहीं पड़ेगी? तो ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी आप जब इधर दोगे तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो नेगेटिव में 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो क्या बताता है आपको? एंडोथर्मिक है। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि आपको जो यहाँ पे डेल्टा एच ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एटम बनाने का प्रोसेस, जिसमें मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड होती है, मॉलिक्यूल की बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं, और मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के बाद में वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। एच के ऊपर भी एक सिंबल यूज़ किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेल्टा, यहाँ पर ए और फिर ये एच, और उसके ऊपर एक ऐसा करके सिंबल लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग है? देखते हैं कौन बताता है। चैट बॉक्स में आइए सभी लोग, और अगर चैट बॉक्स में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि एच के ऊपर ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ए का तो मैंने बता दिया, एटोमाइजेशन होता है ए का। तो ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड था भाई, हाइड्रोजन में तो एच एच, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। हम बात करते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की। ऑक्सीजन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं, उनके पास
ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में जब बॉन्ड बनाता है तो वो कितना होता है, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू होती है 498 किलो जूल पर मोल। ये है ऑक्सीजन के लिए। हम क्यों बता रहे हैं ये, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ दीज एटम्स। तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर हम सीक्वेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम आपको एक कॉन्सेप्ट लर्न कराना चाहते हैं। दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर द वैल्यूज। ओके, अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एनर्जी होगा 946 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ से क्या आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, आपकी एनर्जी की जो अमाउंट है, एनर्जी यानी कि जो एंथैल्पी है, उसकी जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो इंक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक है तरीका, ठीक है। और वो जो तरीका है वो ये है कि जैसे मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है मेरे पास में 3 चौक। ठीक है, 3 चौक है, आप शायद देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से देखिए। 3 चौक पीस है। ठीक है, और ये मान लीजिए एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एज ए बॉन्ड। ये है 1 बॉन्ड। अगर मैं इस एक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहूँ तो मुझे कम जोर लगाना पड़ेगा। अगर मैं 2 एक साथ ले लेता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ जोर लगाने का मतलब क्या है? फोर्स अप्लाई करना। फोर्स क्या मतलब, किस फॉर्म में? फोर्स जो है वो एंथैल्पी या एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, और अगर मैं इन तीनों चौक पीस को एक साथ लगा दूं और फिर मैं कहूं कि इन तीनों को आपको तोड़ना है, तो इनको तोड़ना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। क्यों होता है ऐसा? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी कि ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड है इसी को हम बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, या सिंपली मान लीजिए जिसमें यहाँ तो देखिए एक बॉन्ड था 2 एटम्स के बीच, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए आप, ये जो है इसके अंदर तो 2 बॉन्ड है और ये दोनों बॉन्ड जो है वो अलग अलग है ना, एक यहाँ पे ये है और एक यहाँ पे ये है। अब हमें यहाँ पे भी मान लीजिए अगर इसका बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो इसके लिए हमें कुछ एनर्जी इसको ऑफर करनी पड़ेगी। बिना एनर्जी ऑफर किए तो ये मानेगा नहीं, और अगर ये बिना एनर्जी या बिना एंथैल्पी के नहीं मानेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो जो अमाउंट है वो क्या है, कितनी है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ये जो है अमाउंट, जो एनर्जी का जो इसका अमाउंट है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सारा काम है हमसे पहले जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट जो हमारी कम्युनिटी है, उन लोगों ने ये काम पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए जो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके लिए जो वैल्यू है वो है 502 किलो जूल पर मोल। ये है वैल्यू ऑफ फर्स्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन
अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में भी अभी एक बॉन्ड और है यहाँ पे, उसको भी ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए भी आपको क्या होगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और बड़े सरप्राइज़ की बात है, बड़े सरप्राइज़ की बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो पहले वाली वैल्यू से कम आती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दोनों ही OH बॉन्ड थे, दोनों ही OH बॉन्ड थे, दोनों ही OH बॉन्ड इक्वल टाइप के हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, सब कुछ सेम दिखता है, सब कुछ में यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। तो दोनों के अंदर ये जो बॉन्ड की जो एंथैल्पी की जो वैल्यू आई है वो अलग अलग क्यों आई है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद में ये जो सेकंड बॉन्ड होता है ना, इस सेकंड बॉन्ड की जो इस सेकंड बॉन्ड के अंदर कुछ चेंज आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। अब इसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। एनवायरनमेंट चेंज होने का मतलब क्या हो गया? पहले इसके आसपास में हाइड्रोजन और था, अब वो हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये था वाटर के केस में। तो अब अगर ऐसा कोई केस हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के डिफरेंट बॉन्ड्स हो, अगर एक ऐसा कोई केस हो जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट एक ऐसा एग्जाम्पल या एक ऐसा मॉलिक्यूल हो या एक ऐसा पॉली एटॉमिक आयन हो, तो उस केस में फिर हमें क्या है, एक नया वर्ड यूज़ करना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज भी बोल सकते हो आप इसको, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इस मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हो, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? सिंपली जैसे अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि वाटर के केस में जो है आपके बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा 464.5 किलो जूल पर मोल। ये वाटर की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है, वाटर की क्या है? ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसके बाद में। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि दो एटम्स के बीच में किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड हैं। किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। सो फर्स्ट अगर इसकी बात करें हम हाइड्रोजन के लिए, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो होगा 1, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और इसके लिए होगा 2। ये है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या फ़ायदा है? हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे बात करते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे को? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलता है? दो बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो दो एटम है, उन दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनके शेयरिंग हुई है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है उनकी शेयरिंग हुई है। 3 का मतलब 3 शेयरिंग हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, इसकी एक अच्छी चीज़ ये है, वो ये है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है, अब ये क्या बोला होती है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को मैं SPP लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, SPP क्या है? स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है या जो अब स्पीसीज में तो आपको मॉलिक्यूल्स भी मिल सकता है, इसमें आयन भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनके अंदर हमेशा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हमेशा उनमें सेम होता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये है आपका फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये है आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर 2- चार्ज है। ठीक है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। फ्लोरीन की बात करें तो इसके पास में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास में भी 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल बिकम्स 18।
इसकी बात करें तो इसके पास में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 माइनस चार्ज और है, तो इसके पास भी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स बोथ ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एंड यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ध्यान रखिएगा, आप इस ऑक्सीजन को मत याद रख लीजिएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग होगा। इसके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 1, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन द सेम वे आप और भी बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। CO को हम ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका 3 कार्बोनिल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, NO+ की बात करें तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14, 7 + 8 15 हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, एक कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया ये 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, और इसलिए उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एक जनरल कोरिलेशन, एक बहुत ही बड़ा एक जनरल एक रिलेशन है, एक कोरिलेशन है। अब तक हम 3 चीज़ें देख चुके हैं। देखिए अब तक हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये कौन कौन सी है? ये है आपका बॉन्ड लेंथ, ओके, और नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंथैल्पी, और नेक्स्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर। ये 3 चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की है। ठीक है, बॉन्ड एंगल को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल की जो डिटेल है या जो उसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हम बाद में कहीं और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इन तीनों की अब बात करते हैं। एक बहुत ही 7 स्टार रिलेशन है, एक 7 स्टार रिलेशन है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। लाइफ टाइम काम इसलिए आएगा क्योंकि ये रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो और बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है उसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, मैं इस बॉन्ड एंथैल्पी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बताता हूँ अभी। और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसको हम देखिए कैसे यूज़ करते हैं। पहली बात इनकी दोनों की बात करते हैं हम। क्या कहता है रिलेशन? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब जिसमें एक की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो दूसरे की वैल्यू उसी रेशियो में डिक्रीज करती है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है। अब पहली बात तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है। देखो मैं जब भी बॉन्ड लेंथ की और बॉन्ड एंथैल्पी की एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ। दिस इज सिंपल पेन, ये पेन है और इसमें ये कैप है। ठीक है, आपके पास ये एक बॉन्ड है मान लीजिए, है ना, ये बॉन्ड लेंथ है और एक बॉन्ड लेंथ ये है। ठीक है, कंपैरिजन करके देख सकते हो कि ये बॉन्ड लेंथ कम है, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है इस वे से, इन दिस वे, ठीक है, अगर आपको ऐसे इसको ब्रेक करना है, और दूसरे केस में मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास में कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी आपको यूज़ करनी पड़ेगी या किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स इसकी। क्यों? क्योंकि छोटा सा है, बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम एफर्ट में ही काम चल जाएगा, कम बॉन्ड एंथैल्पी में ही काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसमें और इसमें रिलेशन देखते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी में और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है। ठीक है, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था, एक एग्जांपल, ये सिंगल पेन है, सिंगल पेन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। सिंपल सा देखिए, ये लॉजिक है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये भी इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन होता है उसमें ये होता है कि अगर एक पैरामीटर, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो उसी रेशियो में जो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्वांटिटी भी उसी रेशियो में इंक्रीज करती है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर डबल हो जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली डबल होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते, हाँ, बट ये है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से वही है, एक पेन है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 पेन को साथ में लेके देखो, ट्राई करो और फिर उसको बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो, यानी कि पेन को तोड़ने की कोशिश करो, जोर आएगा, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर थर्ड केस, 3 बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड का मतलब आपने 3 पेन ऐसे यूज़ किए और फिर उनको आप ब्रेक करके देखो। यू कैन इमेजिन दैट क्या होता है कि जितने ज़्यादा पेन होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही उसका बॉन्ड एंथैल्पी होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 स्टार रिलेशनशिप बोलता हूँ। दिस इज कॉल्ड इन माई ओपिनियन 7 स्टार रिलेशनशिप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये था कहानी बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।